Hello students, in this video we'll discuss chapter number 20 specialized agencies of the UN। बेटा इस चैप्टर में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। कौन सी वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वन बाय वन हम सारी एजेंसीज को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को को, फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिसेफ को, फिर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हम किसे डिस्कस करेंगे, यूनेस्को, फिर यूनिसेफ, फिर WHO, फिर फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आएगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ वन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक है, ये 5 एजेंसीज है जिसे हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे यूएन की। तो यूएन कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहे जिससे ह्यूमन वेलफेयर हो। यूएन यूनाइटेड नेशंस एफर्ट्स टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि वो इस तरीके से काम करे जिससे वर्ल्ड में पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में वो ख़त्म हो जाए, कोई वॉर ना हो, लोगों का कल्याण हो। ये सारे काम कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक हुई बात, और इन सब के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रहा है यूनाइटेड नेशंस। अब हम अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में से एक बहुत प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का, मतलब मुख्य उद्देश्य है। और क्या मुख्य उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस का, ये है कि भाई हमारे समाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड, कहीं पर भी अगर कोई इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पैसे से रिलेटेड, सोशल सामाजिक, कल्चरल संस्कृति से जुड़ी हुई, या ह्यूमैनिटेरियन बोले तो मानवतावाद से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करेगा। किससे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। ठीक है बात। It means UN is determined to solve all the problems related to economics, social, cultural and humanitarian with the help of different countries of the world। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की हेल्प लेके हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, भले ये प्रॉब्लम किसी डेवलप्ड कंट्री में हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री में। आई बात समझ में? चलो, तो UN एफर्ट्स टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर, जन कल्याण के लिए यूएन क्या कर रहा है, तो यूएन ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। किसके कोऑपरेशन से, इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, और यूएन ने बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एस्टेब्लिश कर दी हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब जैसे इसको लग रहा है कि सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, तो उसने अलग अलग एजेंसीज बना दी हैं अपने इस गोल को पूरा करने के लिए। दे वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये सारी की सारी जो एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये काम करती हैं किसके अंदर, यूएन यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसके अंदर काम करेगी बच्चा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करेंगी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है, यूएन का ही एक बॉडी है, और ये सारी एजेंसीज जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत काम करेंगी, उनके सुपरविजन में काम करेंगी, उनका जो मेजर मोटो है, मेजर एम है, वो है ह्यूमन वेलफेयर, जन कल्याण, लोगों की भलाई करना। अब हम पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी को पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनेस्को। फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस तो आपको याद रहेगा, यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा आपके एग्जाम में जितना वेटेज रिटन क्वेश्चन आंसर्स का होगा उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, है ना। मतलब जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे उतने ही ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का पेपर डिवाइड होगा, 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। तो आप इस चैप्टर के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो बन सकता है 1 मार्क पे, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, या आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो ज़रा ध्यान से सुनो, यूएन यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लर्न कर लेना इसको।
यूनेस्को कब सेटअप हुआ बच्चा? तो ये 1945 में ही सेटअप हुआ। और जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। Its functions are based on belief that the best way of preventing war. इसका जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके में आपको एक आस्था, एक बिलीव ये दिखता है कि अगर हमें वॉर को प्रिवेंट करना है, युद्ध को रोकना है। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना, और वॉर का मतलब होता है युद्ध। अगर हमें युद्ध को रोकना है तो हमें लोगों को पढ़ाना लिखाना होगा, लोगों के दिमाग को एजुकेट कर देना होगा इन द परस्यूट ऑफ पीस, कि भाई हर एजुकेटेड जो व्यक्ति होगा वो अपना काम करेगा और काम करने के चक्कर में वो हमेशा शांति बनाए रखेगा। उसे भी पता है कि मुझे अगर जॉब चाहिए तो जॉब एक पीसफुल एनवायरनमेंट में ही क्रिएट हो सकती है ना। तो हम उसको बचपन से ही जब उसको एजुकेशन दे रहे हों तो उसके अंदर जो चीज़ें इनकलकेट करेंगे उसमें पीस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा। तो यूनेस्को कब बना? 1945 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में है। और इसका जो फंक्शंस, जो ये काम करता है, वो किस बिलीफ पे बेस्ड है कि अगर आपको वॉर रोकना है तो आप लोगों के दिमाग को एजुकेट कर दो इन द परस्यूट ऑफ पीस, पीस के उसमें। अब जो परस्यूट है, परस्यूट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना। तो पीस पाना ही आपका अल्टीमेट एम है। अगर हम बचपन से बच्चों को ये पढ़ाएं तो वो कभी वॉर नहीं करेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे, और इस तरीके से वॉर रुक जाएंगे। इसी फिलॉसफी, इसी बिलीफ पे काम करता है हमारा यूनेस्को। चलो अब जो यूनेस्को है ना, वो एनकरेज करता है स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, हर जगह शिक्षा हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, इस बात को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है ऑन यूएन। इट emphasizes that education is human right, और बहुत ज़्यादा जोर देता है कि भाई जो एजुकेशन है वो भी ह्यूमन राइट का ही पार्ट है। इट एम्फेसाइजेज दैट एजुकेशन एज आ ह्यूमन राइट। जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए, वैसे ही फ्रीडम ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री एजुकेशन को भी किस में ले आना चाहिए? ह्यूमन राइट्स में ले आना चाहिए। ऐसा किसका कहना है? यूएन का। ये एनकरेज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बिटवीन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स। यूएन प्रमोट करता है कि दो कंट्री के आर्टिस्ट मिलके कोई अच्छा काम करें, दो कंट्री के साइंटिस्ट मिलके कुछ ऐसा इन्वेंशन करें जिससे ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प हो, है ना। जितने भी स्कॉलर्स हैं, भले वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, इंटरनेशनली इन्हें एक ना एक बार मिलना चाहिए और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए। Now think and answer. The best way of preventing war is to educate people's mind in the pursuit of peace. अगर आपको युद्धों को रोकना है तो बचपन से ही शांति पाने की इच्छा उनके दिमागों में डाल दी जाए, उन्हें इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो कभी भी वॉर के बारे में ना सोचें। क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? तो हाँ, मैं अग्री करती हूँ कि एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि एजुकेटेड पर्सन होगा तो उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो अपना एक अच्छा बिजनेस बनाएगा, तो वो क्यों ही वॉर के बारे में सोचेगा? क्योंकि उसको भी पता है कि एट द टाइम ऑफ वॉर इकॉनमी कोलैप्स करने लगती है। तो बीइंग एन एम्प्लॉय, आई डोंट वांट collapse of my economy. Being a businessman, I don't want the collapse of my economy. मेरा बिजनेस जब तक चल रहा है ना, जब तक इकोनॉमी चल रही है, पर वॉर के टाइम में तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। कितना हमें ह्यूमैनिटेरियन लॉस होता है, कितना प्रॉपर्टी का लॉस होता है। और फिर जब वॉर होते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि एक्स ने किया कि वाई ने किया, लॉस दोनों साइड से होता है ना। तो अगर हम लोगों की कंडीशनिंग इस टाइप से कर दें कि इस तरीके से उन्हें पढ़ा दें कि भैया शांति बहुत ज़रूरी है विश्व कल्याण के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे नहीं लगता कभी कोई वॉर होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चा यूनिसेफ को। तो पहले हम लोग देखेंगे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म ये नहीं है बेटा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये लर्न करना है आपको। देखो, फुल फॉर्म लर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो 1 मार्क में आपको सीधे यही पूछ लिया जाएगा कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, एक आध वर्ड मिस कर दें वहाँ से, जैसे इसमें से इस फुल फॉर्म में से इंटरनेशनल हटा दें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंटरनेशनल है। या हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाएँ 4 और पूछा जाए कि विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएन, तो सॉरी यूनिसेफ, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको लर्न कर लो। यूनिसेफ, UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, C स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन, E स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी एंड F स्टैंड्स फॉर फंड।
फिर से ध्यान से सुनो, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? UN तो हटा ही देते हैं हम, ये तो पता ही है, यूनाइटेड नेशंस। अब I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, C स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन, E स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी एंड F स्टैंड्स फॉर फंड। ठीक है बात। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद हो गया, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, क्या है बेटा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ये कब बना था? ये बना था 1946 में। अच्छा, ये कब बना था बच्चा? 1946 में, और 1945 में ख़त्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। तो बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 3 कंट्रीज़ जिनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, पहली थी जापान, जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन गिराए गए थे, है ना? किसने गिराए थे? US ने, नागासाकी और हिरोशिमा पे। दूसरी थी जर्मनी, पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। और तीसरी थी इटली। और इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत कंट्रीज़ थी जिनको बहुत लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 से। तो जब यूनिसेफ बना ना, तो शुरुआती दौर में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इज़ टू गिव हेल्प, इज़ टू गिव फंड टू द चिल्ड्रंस एंड द मदर्स इन द कंट्रीज़ विच इज़ कम्प्लीटली डिवास्टेटेड इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में वो कंट्रीज़ जो कम्प्लीटली डिवास्टेट हो चुकी हैं, अगर वहाँ किसी बच्चे को, वहाँ किसी मदर को किसी फंड की, इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसको देने के लिए बनाया था किसको? हमने 1946 में यूनिसेफ को। चलो, when it was established in 1946 to provide emergency aid, इसको 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था इमरजेंसी एड देने के लिए, इमरजेंसी हेल्प देने के लिए। किसको? बच्चों को और उनकी मम्मियों को, उन कंट्रीज़ में जिसको पूरी तरह नष्ट कर दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। 1953 में जो वर्ड है इंटरनेशनल और एमरजेंसी, वह ड्रॉप्ड। पर 1953 में हमने इंटरनेशनल को भी वहाँ से हटा दिया और एमरजेंसी को भी वहाँ से हटा दिया फ्रॉम इट्स नेम, एंड इट बिकेम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और वो क्या बन गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बन गया। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो कि 1946 में जब यूनाइटेड नेशंस बना, तो उसका फुल फॉर्म वो था जो हमने पढ़ा, जिसमें इंटरनेशनल भी था, एमरजेंसी भी था। पर जब 1953 में हम आए, तो 53 में हमने इंटरनेशनल को भी ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ हमने एमरजेंसी को ख़त्म कर दिया। और यूनिसेफ का नाम सिर्फ फुल फॉर्म क्या रह गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या रह गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। वहीं पर हमने यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखा था? यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमने देखा था पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। यूनेस्को कब बना था? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में कब बना था? 1945 में। पर वहीं पर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये कब बना था? 1946 में। 1946 में इसका नाम डिफरेंट था। 1953 में इसके नाम को चेंज कर दिया गया, इसके नाम से इंटरनेशनल और एमरजेंसी हटा दिया गया। ठीक है बात? चलो, अब हम देखेंगे डिड यू नो सेक्शन को, कि भैया ये यूनिसेफ के पास ये फंड्स आते कहाँ पर से हैं, जिनको ये खर्चा करता है बच्चों के वेलफेयर पे। तो इसका जो लार्ज प्रपोर्शन है वो आता है पब्लिक से, थ्रू द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड की सेल करके, प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द बेनिफिट्स इवेंट्स जैसे होते हैं, कंसर्ट होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कोई हेल्प दे देती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मदद दे देते हैं। ठीक है। एंड कलेक्शंस बाय स्कूल चिल्ड्रन, और कई बार स्कूल चिल्ड्रन भी इसके लिए कलेक्शन करते हैं। ठीक है बात? अब मेरे फिर से ध्यान से सुनो, यूनिसेफ के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? तो सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड से, कंसर्ट से, फुटबॉल मैचेस से, कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चंदा या डोनेशन दे देती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन दे देते हैं, और कई बार स्कूल चिल्ड्रन भी कलेक्शन करते हैं। द यूनिसेफ वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1965, और 1965 में यूनिसेफ को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अब हम देखेंगे बेटा लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? तो यूनिसेफ चाहता है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, और इसके लिए ये बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी रन करता है। टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इनका काम है। ये इसको करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करके। किसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके? चिल्ड्रंस हेल्थ एंड
एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करता है कौन, अवेयरनेस प्रोग्राम रन करता है कौन, यूनिसेफ। ठीक है बात। कैसे भी करके हमें बच्चों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में एजुकेशन और हेल्थ से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। ये दोनों के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम रन करता है यूनिसेफ। टू फोकस ऑन द रियलाइजेशन फॉर एवरी चाइल्ड, अब ये चाहता है कि हर बच्चा जो दुनिया में किसी भी कोने में जन्मा हो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो कुछ बेसिक राइट्स को एंजॉय करे, कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करे। ठीक है बात। टू फोकस ऑन द रियलाइजेशन फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी हो, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, उसके पास बेसिक राइट्स हों, उसे कुछ प्रिविलेजेस मिले, ये इंश्योर कराता है या कोशिश कर रहा है इस फील्ड में कौन, यूनिसेफ। बेटा दुनिया छोटी नहीं है, हम एक कंट्री का वेलफेयर प्रॉपर नहीं कर पाते तो यूएन क्या इतनी बड़ी दुनिया में कर सकता है, हर बच्चे का वेलफेयर नहीं, पर कम से कम वो कोशिश कर रहा है और बहुत सारे कामों को भी वो कर रहा है। तो मैंने ये जो वर्ड इंश्योर बोला ये गलत होगा, क्योंकि इंश्योर नहीं कराता है, वो उसके लिए ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलो अब एक्टिविटीज़ क्या हैं यूनिसेफ की, तो एक्टिविटीज़ हैं यूनिसेफ की, इट ट्राइज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फैक्ट्रीज़ में, केमिकल फैक्ट्रीज़ में, जहाँ इन्हें काम पे रख लिया जाता है, जहाँ इनकी हेल्थ पे सीवियर इम्पैक्ट आता है, चाइल्ड लेबर इनसे करवाया जाता है, तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में लगा हुआ है यूनिसेफ। फिर यूनिसेफ प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू नेशन, हर कंट्री को ये थोड़ा थोड़ा फंड देता है कि तुम चाइल्ड केयर सेंटर्स चलाओ। अब वो कंट्री प्रॉपर्ली नहीं चला पाती, कंट्रीज़ में इतना करप्शन है कि वो उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, अदरवाइज यूनिसेफ हर कंट्री को पैसा देता है फॉर रनिंग चाइल्ड केयर सेंटर्स। देन यूनिसेफ कंटिन्यू टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, कंटिन्यूसली काम कर रहा है बच्चों की भलाई के लिए, कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वाटर, एनवायरनमेंट, वीमेन वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो यूनिसेफ ने बातें लिख के रख नहीं दी है, वो कंटिन्यूसली इनके ऊपर काम भी कर रहा है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ तो काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, और ये एक दो फील्ड में काम नहीं कर रहा है। जितना शिक्षा एजुकेशन ज़रूरी है उतनी ही हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ का ऐसे आएगी, सैनिटेशन से आएगी, हेल्थ के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस फूड, तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, वाटर का ध्यान रख रहा है, एनवायरनमेंट, वीमेन, सब का ख्याल रख रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखता है कि सोशल जस्टिस भी हो। अब जब बहुत छोटे एज में भी कई औरतें माँ बन जाती हैं, मतलब शादी जल्दी हो जाएगी तो जल्दी वो मदर बनने लग जाती हैं, तो जो यंग मदर्स होती हैं उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यूनिसेफ। साथ ही साथ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। जो न्यूली मदर्स हैं, जो अभी अभी मम्मियाँ बनी हैं, जिनका बच्चा बहुत छोटा है, उनको मेडिसिन देगा, अभी अभी पैदा हुए बच्चों को मेडिसिन देगा, यंग मदर को असिस्टेंस देगा। तो काफ़ी कुछ बहुत अच्छे काम कर रहा है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ के कंसर्न्स को हम देखेंगे, या यूनिसेफ की जो मेजर चिंता का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है। शिक्षा सबको मिले, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो, स्वास्थ्य सबका रहे, साफ़ सफाई से सब लोग रहें, न्यूट्रिशन मतलब खाने में एक अच्छा डाइट बच्चों को मिले, पीने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, यंग मदर्स को हेल्प करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर बच्चों को बचाना, किससे बचाना, अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ से बचाना, एक्सप्लॉयटेशन से, किसी बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई उसे अब्यूज़ ना करे, चाइल्ड लेबर ना हो रहा हो, इस सब से बच्चों को प्रोटेक्ट करना भी किसका ही काम है, यूनिसेफ। ठीक है, सी खाई जाती हूँ मैं, यूनिसेफ। अब डिस्कस Why does the UNICEF continue to work for welfare of women in general? औरतों के लिए तो काम कर ही रहा है यूनिसेफ। यंग मदर्स का नाम पर्टिकुलरली क्यों लिया गया है कि यंग मदर्स को भी वो असिस्टेंस देगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा यंग मदर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमन वीमेन की जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो अभी नई नई माँ बनी है, उसकी एज भी छोटी है, उसकी हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, मेंटल ट्रॉमा उसके साथ होगा क्योंकि अभी तो वो खुद छोटी है, उसका बच्चा छोटा होगा, तो उसके दिमाग में अलग ही प्रॉब्लम लग रही होगी कि अभी तो मैं ही हेल्दी नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चे को संभालना है। फिर उसकी जो न्यूट्रिशन की नीड है वो पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि उसे अपने बच्चे को फीड कराना है, तो उसकी न्यूट्रिशस नीड का भी
भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूनिसेफ ने फोकस प्रोग्राम चलाए हैं यंग मदर्स के लिए। औरतों की भलाई के लिए तो बहुत कुछ चल ही रहा है, पर जो यंग मदर्स हैं उनके लिए भी बहुत काम कौन कर रहा है? यूनिसेफ। क्योंकि यंग मदर की बॉडी तो डेलिकेट है ही, उन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, उन्हें मेंटल ट्रॉमा से भी बचाना है। और अगर हम उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो जो हमें बच्चा मिलेगा, जो चाइल्ड मिलेगा, वो हेल्दी मिलेगा। अदरवाइज़ तो वो कैसा होगा? माल न्यूट्रिशन, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और फिर अल्टीमेटली वो कंट्री के लिए क्या बन जाएगा? बर्डन। अब हम पढ़ेंगे दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो WHO कब बना? 1948 में। WHO कब बना? 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर था बच्चा? पेरिस में था। फिर हमने यूनिसेफ देखा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? न्यूयॉर्क में था। अब हम देख रहे हैं WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO कब बना? 1948 में बना। ये ध्यान रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेडक्वार्टर है WHO का वो है जेनेवा में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी एजेंसी है। कौन सी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ गाइडेड बाय द बिलीफ, ये किस बिलीफ पे काम करती है? कि गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखो, हर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी एक बिलीफ पे काम करती है। ऐसे ही WHO का बिलीफ है कि भाई अगर हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ गाइडेड बाय द बिलीव, इसका बिलीव ये है कि गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग का, सारे लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अच्छी हेल्थ में रहे। इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ध्यान से सुनो बच्चे, यूनाइटेड नेशंस किसी एक कंट्री, 2 या 3 के लिए काम नहीं कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है। तो वर्ल्ड में सब लोगों को गुड हेल्थ मिले और गुड हेल्थ फंडामेंटल राइट की तरह बन जाए, ऐसा कौन कहता है? WHO। साथ ही साथ WHO का मेन पर्पस है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करे पूरी दुनिया में। वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम बच्चा? 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल एवरी ईयर टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाता है? 7 अप्रैल को। और इसी दिन से हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते आ रहे हैं। कब? 7 अप्रैल को। अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाता है टू कॉम्बेट डिसीज़, बीमारियों से लड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन रन करता है, बड़े बड़े कैंपेन्स चलाता है WHO। वो कौन सी बीमारियाँ बच्चा? एड्स, कोलेरा, मलेरिया, प्लेग, पोलियो। एड्स, कोलेरा, मलेरिया, प्लेग, पोलियो, इन सब के खिलाफ, इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए जो WHO है वो वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाता है। फिर ये मेडिकल रिसर्च को बहुत एनकरेज करता है, मेडिकल रिसर्च को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं। अभी हमने कोरोना में देखा ना कि वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लग गया। तो कंटिन्यूस मेडिकल के फील्ड में रिसर्च होता रहे, नई नई दवाइयाँ आती रहे, इसको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रमोट करता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन डिसीजेज़, ये नई नई बीमारियाँ जो होती हैं, जो नई नई बीमारियाँ आती होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हेल्थ सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करता है और हेल्थ अवेयरनेस फैलाता है, स्प्रेड करता है। अब एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो WHO है इसने स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने का काम किसने किया है? WHO ने किया है। खुशी की बात है। चलो, WHO बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करता है जो फर्स्ट हम देखेंगे, एक मिनट। वो एजुकेशन जो कहीं ना कहीं किसको एड्रेस करती हो? हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करती हो, ऐसे प्रोजेक्ट को हमेशा WHO सपोर्ट करेगा। प्रॉपर फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन, आप अगर किसी ऐसे बिजनेस में, ऐसे काम में जहाँ पर प्रॉपर फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट को भी WHO फंड करेगा। सेफ वाटर सैनिटेशन के लिए भी WHO बहुत काम कर रहा है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर की हेल्थ, जो न्यूली मतलब अभी भी जो माँ बनी है उसकी, जो बच्चा है उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ध्यान देता है। कौन? WHO, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, 2 बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, बच्चे 2 ही होने चाहिए, बच्चे 1 ही होने चाहिए, इस बात पे भी WHO प्रॉपर कैंपेनिंग करता रहता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शस डिसीज़, जैसे वो जो पोलियो पीते हो, जो आपको जितने भी सारे वैक्सीनेशंस लगते हैं, उनके लिए इम्यूनाइजेशन कैंप भी कौन ही रन करता है? WHO, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। अब जैसे इंडिया में रन करना है तो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेगा, नेपाल में रन करना है तो नेपाल की गवर्नमेंट की हेल्प लेगा, और हमें लगता है कि ये सब हमारी सरकार करी है, पर एक्चुअल में इसके पीछे रोल किसका होता है? WHO। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल डिसीजेज़, कई बार ऐसा भी होता है कि एक डिसीज़ है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी पर कहीं कहीं मिलेगी, तो लोकल डिसीजेज़ के ऊपर भी काम करता है WHO। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज़, कुछ कॉमन डिसीज़ हैं, इंजरीज़ हैं, उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करता है। और जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, बहुत ही ज़रूरी जो मेडिसिन हैं, उसके प्रोविज़न को भी ये करके देता है, उनकी सप्लाई प्रॉपर बनी रहे इसका ध्यान रखता है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ये कब बना? 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में चालू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ, और 1918 में ये ख़त्म हुआ तो 1919 में क्या बना? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। पेरिस में हेडक्वार्टर देखा हमने, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखा हमने, जेनेवा में हेडक्वार्टर किसका है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से हम देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखा बच्चा? हमने पेरिस। फिर हमने अभी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखा? जेनेवा। फिर हम ILO का हेडक्वार्टर हम कहाँ देखे? जेनेवा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हमने कहाँ पर देखा? न्यूयॉर्क। ध्यान रखना इन हेडक्वार्टर्स को, है ना। चलो, तो ILO बना 1919 में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। लेटर व्हेन UN वॉज फॉर्म, जब UN बन गया तो इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ILO 1919 में बन चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। फिर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसकी ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। ILO पीस को प्रमोट करता है, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है, किन चीज़ों को इंश्योर करा के? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू वर्कर्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वर्कर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, बैक एंड पे जो इतना काम करते हैं और इतना सारा प्रॉफिट उनसे इंडस्ट्रीज लेते हैं, उनके इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की बात करता है कौन? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ वर्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री तभी प्रोग्रेस कर पाएगी, तभी प्रॉस्पर हो पाएगी जब उनके जो वर्कर हों वो कंटेंट हो, हैप्पी हो। हैप्पी मतलब होता है खुश, और कंटेंट का मतलब होता है संतोष हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जब वो खुश रहेंगे, जब वो संतोष रहेगा उनको कि नहीं यार जो सैलरी हमें मिल रही है वो ठीक है, जो कंडीशन में हम रह रहे हैं ठीक है, तभी कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी और प्रॉस्पर कर पाएगी। आज आप भले ही बोल लो कि सारे काम मशीन से हो रहे हैं, पर बेटा उस मशीन को बंद करना, चालू करना आज भी लेबर ही कर रहा है। मशीन को किस एंगल में रखना है, कैसे उससे काम लेना है, ये सब किसके हाथ में होता है? लेबर के हाथ में। फिर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम वर्कर्स की हर जगह इम्प्रूव कर सकते हैं लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को। जो ILO है वो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्राइवेट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज्ड यूनियन, एम्प्लॉयर ग्रुप्स, गवर्नमेंट सब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, सबको रिप्रेजेंट करता है ILO। अब हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। जो FAO है वो बना था 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो अल्टरनेट ईयर में मिलते हैं टू वर्क आउट द पॉलिसी एंड अप्रूव द बजट एंड वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल क्या होगा, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, किस तरीके से उस पॉलिसी पे काम होगा, ये सब डिस्कस करते हैं। ये अल्टरनेट ईयर, हर साल इसकी मीटिंग नहीं होती बच्चा, एक साल एक छोड़कर होती है। जो क्या एम है इस FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के? लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, लोगों में न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना, भूख को एलिमिनेट कर देना। भूख को एलिमिनेट कर देना मतलब जो भूखमरी जो समाज में है, भूख से जो लोग मर रहे हैं उसको ख़त्म कर देना।
डू इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम फूड फॉर ऑल। फूड फॉर ऑल एक प्रोग्राम है जो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रन होता है। उसका एक ही काम है कि भुखमरी को बिल्कुल ख़त्म कर देना, भूख को, जो लोग भूखे हैं वो उसको एलिमिनेट कर देना, मतलब लोगों को नहीं बचा, उनकी भूख को। टू इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, रूरल डेवलपमेंट, गाँव का डेवलपमेंट हो। अब हम देखेंगे द एक्टिविटीज़ ऑफ FAO आर एस फॉलोज। पहला, ये एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, बेटर सॉइल हो इसकी बात करता है, वाटर मैनेजमेंट सही होना चाहिए, इम्प्रूव्ड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, यील्ड ज़्यादा हो, लाइव स्टॉक मतलब जानवरों की बात भी ये करता है। लाइव स्टॉक देखो एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। और लाइव स्टॉक का मतलब होता है बच्चा कैटल्स, मतलब जो गाय बैल बकरी हमारे पास होंगे वो भी फार्मर की इनकम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस वजह से इनका भी ध्यान रखना, ये भी किसके अंदर आता है, FAO की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। वो इसके लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। ये टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं लोगों को इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो फूड लॉसेस जो हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए, इस पे भी असिस्टेंस दिया जा रहा है, हेल्प दी जा रही है, टेक्निकली आपको समझाया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेशल FAO प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिससे कंट्रीज़ को हेल्प मिले टू प्रिपेयर फॉर एंड प्रोवाइड रिलीफ इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी फूड सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ बैड हार्वेस्ट हो, मतलब फूड सप्लाई प्रॉपर ना हो, तो प्रॉपर पहले आप स्टॉक मेंटेन करें जिससे कि कॉन्टिजेंट पीरियड में, इमरजेंसी पीरियड में आप उस फूड को लोगों तक पहुँचा दें। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.